हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंट्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत का भूगोल भाग 4 में भारत का भू आकृतिक वर्गीकरण। भारत का भू आकृतिक वर्गीकरण सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछले वीडियोज़ में क्या क्या देखा था। तो हमने पिछले वीडियोज़ में भारत के जो चट्टान थे, जो आर्केनसेल, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन तंत्र के बारे में उनके बारे में पढ़ा था कि हमारे भारत देश का किस प्रकार से एक निर्माण हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत के भू आकृतिक वर्गीकरण को। भू आकृतिक का मतलब है कि उसके जो उच्चावश है, जो हिमालय पर्वतमाला है, जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा देश का, और जो किस प्रकार से उसके तटीय मैदान है, उत्तर भारत के जो मैदान है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझेंगे, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका परिचय। इसका हम परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन, कि भारत के भू आकृतिक चीज़ें होती क्या है। तो भू आकृति का मतलब होता है, भू आकृतिक विज्ञान है। उससे तात्पर्य है कि पृथ्वी की जो स्थलाकृति है और उसके धरातल की विशेषताओं का अध्ययन। पृथ्वी की जो हमारी ये पृथ्वी है, उसके अंदर जो महाद्वीप वगैरह बने हुए हैं, उसकी स्थलाकृति है, उनका वर्गीकरण। ठीक है, अगर इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे भारत को 4 भागों में बांटा जाता है। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे भारत को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। जिसमें पहला है भारत का उच्च प्रायद्वीपीय पठार। अगर पहले की बात करें तो भारत का उच्च प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा है हमारा वलंदार हिमालय पर्वत। तीसरा है हमारा उत्तरी भारत के मैदान। जिनमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान सम्मिलित है। ठीक है, और चौथे हमारा आता है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। द्वीप समूह के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में एक सामान्य से जानकारी दी कि इसमें हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भारत के भू आकृतिक वर्गीकरण को, भारत को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। जिनमें पहला आता है भारत का जो उच्च प्रायद्वीपीय पठार है उसको, दूसरा वलंदार हिमालय पर्वत को, तीसरा उत्तरी भारत के जो मैदान है, और चौथा हमारा तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में। तो हम बारी बारी से एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं आगे कि सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे हमारा भारत का जो उच्च प्रायद्वीपीय पठार है उसके बारे में। अगर हम देखें भारत के उच्च प्रायद्वीपीय प्रदेशों में, तो इसके अंदर की जो चट्टान है वो हमारी 3600 मिलियन पूर्व की है। अगर इसकी चट्टानों की बात करें, प्रायद्वीपीय, हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके चट्टानों की बात करें तो इसकी उत्पत्ति 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, अब अगर हम इसके प्रमुख शैल समूह की बात करें, इसके प्रमुख शैल समूह
जिनके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया था, पिछले वीडियो में बताया था। ये हमारे शेल समूह भी, जो कि मैंने आपको बताया था, आर्केन शेल, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, ये सारे तंत्र इसके शेल समूह के भाग है। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत के जो भू आकृतिक और उच्चावश के बारे में अगर देखें, तो जो भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, वो एक त्रिभुजाकार है। किस प्रकार से? एक त्रिभुजाकार है। ये इस प्रकार से दिया हुआ है, त्रिभुज के आकार का है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। अगर हम भारत का मैप देखें, अगर हम मैप की सहायता से देखना चाहें, तो जिस प्रकार से हमारा इधर से ये वाला मैप है और इधर से, तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। अब प्रायद्वीपीय का अर्थ क्या होता है कि जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, या इसके इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी और इस तरफ भी पानी, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र हमारा प्रायद्वीपीय कहलाता है। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, जिसकी रेंज दिल्ली कटक, यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली कटक से लेकर झारखंड के जो राजमहल की पहाड़ियाँ है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और इसका शीर्ष है कन्याकुमारी है। तो ये त्रिभुजाकार हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। और ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार भी कहलाता है, जिसके अंतर्गत इसके अलग अलग उच्चावास है। इसके अंदर जो उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम ये वाला भाग है, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला आई हुई है, और उत्तर में इधर मैकाल पर्वत आया हुआ है, और उत्तरी पूर्व में देखें तो हजारीबाग और राजमहल की पहाड़ियाँ आई हुई है यहाँ पर, जो कि झारखंड में है, राजमहल की पहाड़ियाँ और हजारीबाग। और इस तरफ देखें तो पश्चिमी घाट है, और इस तरफ देखेंगे तो पूर्वी घाट है। ठीक है, ये हमारा भारतीय प्रायद्वीप है। इस तरफ पश्चिमी घाट, इस तरफ देखेंगे तो पूर्वी घाट, इस तरफ अरावली पर्वतमाला, मैकाल पर्वत और राजमहल की पहाड़ियाँ, ये सब स्थित है। ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत के पठार में। अगर हम इसके सबसे ऊंचे शिखर की बात करें, अगर प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, ऊंचा शिखर, तो वो अनाईमुड़ी जो कि नीलगिरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर, जो कि नीलगिरी में स्थित है। ये हमारे भारत के प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, प्रायद्वीपीय भारत का। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि हमारे प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो हमारा जो भारतीय प्रायद्वीप है, इसको भी 8 बड़े भागों में बांटा गया है, यानी वृत्त भागों में। अभी मैंने जिस प्रकार से आपको बताया कि इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला है, उसी प्रकार से इसे 8 भागों में बांटा जा चुका, जिसमें से इसका पहला आता है कि इसे उत्तर और मध्य की भूमि, अगर इसकी कहे उत्तर मध्य की भूमि की बात करें, जो कि उत्तर मध्य की उच्च भूमि की बात करें, तो इसके अंदर इसकी अरावली पर्वतमाला और मालवा का पठार और विंध्यन श्रेणी शामिल है। उत्तर मध्य की उच्च भूमि की बात करें तो इसमें इसकी एक तो अरावली पर्वतमाला, दूसरी है
मालवा का पठार, और तीसरी है विंध्यन, जिसे विंध्याचल भी कहते हैं, विंध्यन श्रेणी। ठीक है, इसके उत्तर मध्य के उच्च भूमि है जो कि अरावली, मालवा का पठार, विंध्यन श्रेणी। अब अगर अरावली पर्वतमाला की बात करें तो ये अरावली पर्वतमाला ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और दिल्ली तक फैली हुई है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, जो कि 800 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है अरावली पर्वतमाला, और ये राजस्थान में स्थित है। और इसका सबसे ऊंचा शिखर, अगर इसके ऊंचे शिखर की बात करें वो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के माउंट आबू में। जिसका नाम गुरु शिखर है। जिसकी ऊंचाई अगर देखें तो हम 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि अरावली पर्वतमाला की एक बेसिक जानकारी है। अब अगर उसके बाद अगर मालवा का पठार की हम बात करें, तो ये पठार उत्तर में अरावली, दक्षिण में विंध्याचल और पूर्व में बुंदेलखंड से घिरा हुआ है। अगर हम देखें इसके उत्तर में तो अरावली पर्वतमाला है, दक्षिण में विंध्यन पर्वतमाला और पूर्व में बुंदेलखंड से घिरा हुआ है। मतलब कि ये तीनों ओर से घिरा हुआ है और इसके बीच का भाग है वो मालवा का पठार है। इस तरफ इसकी अरावली पर्वतमाला आ गई, इस तरफ इसका विंध्यन पर्वतमाला और इस तरफ बुंदेलखंड से घिरा हुआ है। और इसका जल अफवाह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर है। मालवा का पठार जो यहाँ पर स्थित है, इसका जो जल अफवाह है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ है। यहाँ से जो नदियाँ बहती है वो अरब सागर में भी अपना जल गिराती है और बंगाल की खाड़ी में भी अपना जल गिराती है। ठीक है, ये तो हो गया उत्तर मध्य की उच्च भूमि। अब अगर इसका दूसरा पॉइंट देखें, दक्षिण मध्य की उच्च भूमि की बात करें, अगर हम इसके दक्षिण मध्य की उच्च भूमि की अगर हम बात करें, अगर हम इसके दक्षिण मध्य की उच्च भूमि की बात करें तो इसके अंतर्गत जो हमारा इसके मध्य जो उच्च प्रदेश स्थित है वो विंध्याचल, वह उसके निकट के प्रदेश स्थित है। विंध्याचल और उसके निकट के प्रदेश इसके अंदर स्थित है। अगर हम विंध्यन श्रेणी, जो हमारी विंध्यन श्रेणी है उसकी अगर हम बात करें, विंध्यन श्रेणी की अगर हम बात करें तो ये पश्चिम के गुजरात से लेकर बिहार के सासाराम तक फैली हुई है। ठीक है, पश्चिम से गुजरात से लेकर बिहार के सासाराम तक फैली हुई है। इसके अंतर्गत इसमें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से भी। ठीक है, ये विंध्यन श्रेणी इतनी लंबाई में फैली हुई है। अगर इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ये 1050 किलोमीटर लंबी है। इसीलिए इसे भी दो भागों में बांटा जाता है। विंध्यन श्रेणी को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें इसका पहला भाग होता है बुंदेलखंड, जो कि विंध्याचल पठार कहलाता है।
दूसरा भाग इसका है बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड पठार के नाम से भी जाना जाता है उसे। विंध्य श्रेणी को दो भागों में बांटा गया है, बुंदेलखंड और बघेलखंड। अगर बुंदेलखंड की बात करें तो इसके उत्तर में यमुना, दक्षिण में विंध्य पर्वत और उत्तर पश्चिम में चंबल नदी, दक्षिण पूर्व में बघेलखंड के अजयगढ़, पन्ना जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये दक्षिण पूर्व में बघेलखंड के अजयगढ़, पन्ना जिलों से घिरा हुआ है। और अगर बघेलखंड की बात करें तो ये एमपी के सतना व रीवा जिले से सम्मिलित है। ये एमपी में स्थित है, एमपी के सतना जिला। ठीक है, सतना व रीवा, एमपी के सतना व रीवा जिले से सम्मिलित है। ये हमारे हो गए, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। दक्षिण मध्य के उच्च भूमि है। अब हमने भारतीय प्रायद्वीप के 8 विविध भागों में से 2 को समझ लिया है कि इसके उत्तर की मध्य भूमि और दक्षिण की मध्य भूमि। अब इसके बाद हम बात करें कि इसके आगे, इसके अंतर्गत आता है तीसरा हमारा छोटा नागपुर का पठार। तीसरा है हमारा छोटा नागपुर का पठार। अगर इसकी हम बात करें तो ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी पूर्वी भाग है वहाँ पर ये छोटा नागपुर का पठार स्थित है। इसमें इसके अंदर भी कई छोटे बड़े पठार स्थित है, जिसमें रांची, छोटे बड़े पठारों में अगर हम देखें तो इसमें एक तो रांची, फिर हजारीबाग, सिंहभूम, धनबाद, पलामू, संथाल, परगना और पुरुलिया इसके अंदर के छोटे व मंझले पठार है। छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत ही आते हैं ये। इस पठार की अधिक ऊंचाई मध्य पश्चिम में है। ठीक है, और इसमें इसका भी जल अफवाह अगर देखें तो इसके अंतर्गत बराकर, दामोदर, इसकी जो जल अफवाह देखें, इसका जल अफवाह के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो अपलोड कराऊंगा, लेकिन हाल अभी हम इसे ऐसे ही देखते हैं। इस छोटा नागपुर पठार का जल अफवाह चित्र देखें तो इसके अंतर्गत जो नदियाँ अपना जल अफवाहित करती है उसमें बराकर नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा, व कोयल नदी। अपना जल अववाहित करती है छोटा नागपुर के पठार में। अब इसके बाद अगर हम देखें तो चौथा हमारा मेघालय का पठार व मिकिर की पहाड़ियाँ है।
चौथा हमारा है मेघालय का पठार व मिकिर की पहाड़ियाँ। इस पठार के अंतर्गत इसमें जो पहाड़ियाँ शामिल है उसमें से महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ है, इनके बारे में प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं। गारो, खासी और जयंतिया, ये एक महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ है। ठीक है, इनके नाम आप याद रखेंगे। गारो, खासी और जयंतिया इस पठार में सम्मिलित है। और अगर इसके ऊंचे शिखर की बात करें, इसका ऊंचा शिखर जो कि शिलोंग में है। शिलोंग में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1823 मीटर है। अब गारो पहाड़ी का ऊंचा शिखर नोकरेक है, जिसके अंतर्गत गारो पहाड़ी का अगर ऊंचा शिखर देखें, सबसे ऊंचा शिखर गारो पहाड़ी का, तो उसका नाम नोकरेक है, जिसकी हाइट कितनी है? 1515 मीटर। मेघालय का पठार है, जो मेघालय के पूर्व में जो मिकिर पहाड़ियाँ एवं मैदान है, उसके अंतर्गत मेघालय का पठार उससे अलग होता है। मेघालय का पठार मिकिर की पहाड़ियों से अलग क्यों होता है? क्योंकि इसके अंतर्गत इसके पूर्व में जो मिकिर की पहाड़ियाँ है मैदान है, उसके द्वारा। मिकिर की पहाड़ियाँ भी तीन तरफ से उपजाऊ मैदान से घिरी हुई है। मिकिर की पहाड़ियाँ तीनों तरफ से उपजाऊ मैदानों से घिरी हुई है और इनके दक्षिण में रेंगमा पहाड़ियाँ फैली हुई है। अब जो मिकिर की पहाड़ियाँ, उनके दक्षिण में रेंगमा पहाड़ियाँ फैली हुई है। कौन सी पहाड़ियाँ फैली हुई है? रेंगमा पहाड़ियाँ मिकिर की पहाड़ियों के दक्षिण में फैली हुई है, जिनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, 900 मीटर ही है। 900 मीटर ही ऊंची पहाड़ियाँ है। और इसके अंदर जो जल अपवाहित होता है, इसका अपवाह तंत्र, इसमें ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ है वो अपना जल अपवाहित करती है। इनमें दो नदियाँ महत्वपूर्ण हैं, एक तो धनसरी और दूसरी देखे जमुना। ये दो नदियाँ जल अपवाहित करती है मेघालय के पठार व मिकिर की पहाड़ियों में। अब इसके बाद अगर हम बात करें, हमारा 5वां पॉइंट देखें, तो उसके अंतर्गत आता है उत्तरी दक्कन, या फिर महाराष्ट्र का पठार भी कह सकते हैं। उत्तरी दक्कन या महाराष्ट्र का पठार भी कह सकते हैं। अब अगर उत्तरी दक्कन और महाराष्ट्र के पठार की अगर हम बात करें, तो इसके अंतर्गत ये जो दक्कन का पठार है हमारा, ये एकमात्र लावे से निर्मित पठार है, जो कि बेसाल्ट से बना हुआ है, जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निकलता है, उससे बना हुआ है। इसकी जो चट्टानें हैं बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है, जिसके अंदर जो उपजाऊ मृदा की उत्पत्ति हुई, जो कि उपजाऊ मृदा थी, उसमें रेगुर नामक मृदा की उत्पत्ति हुई। और इस पठार को एक फॉल्ट है जो उत्तर से दक्षिण की ओर अरब सागर के तट पर स्थित है। इस पठार के अंदर एक फॉल्ट है, जिसके कारण ये उत्तर और दक्षिण से अरब सागर के तट पर, जो कि अलग है। अब इसके अंदर जो जल अपवाहित होता है, जो कि यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वो अपना जल अरब सागर में गिराती है।
अरब सागर में गिराती है, उनमें जो महत्वपूर्ण नदी है, एक तो तापी नदी, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अपना जल अरब सागर में गिराती है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा छठा पॉइंट है दक्षिण का दक्कन पठार। अब दक्कन पठार को भी दो भागों में बांटा गया। उत्तरी दक्कन, जो कि महाराष्ट्र, जहाँ पे महाराष्ट्र स्थित है, उसे महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं, और दक्षिण का दक्कन पठार। अगर दक्षिण के दक्कन पठार की बात करें, अगर हम दक्षिण का दक्कन पठार, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे पठार सम्मिलित है, जिनमें अगर हम बात करें तो इसमें कर्नाटक का पठार, जिसमें कर्नाटक का पठार, दूसरा अगर हम बात करें इसके अंतर्गत तो तेलंगाना का पठार, तीसरा देखें तो तमिलनाडु का पठार, चौथा, तीन ही है, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक का पठार, जो कि दक्षिणी दक्कन के पठार में सम्मिलित है। इसके अंतर्गत जो इनकी चट्टानें हैं वो किन से निर्मित है। अगर हम तेलंगाना के पठार के बारे में बात करें तो इसकी चट्टानें धारवाड़ युग की चट्टानें, इसके अंतर्गत जो चट्टानें धारवाड़ युग की है, और जो हमारा तमिलनाडु का पठार है वो आर्कियन युग की चट्टानों से निर्मित है, जो कि सबसे पुराने चट्टानें हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 6 पॉइंट जो कि पठार से रिलेटेड थे। अब हम आगे बात करेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में, जो कि इसके 2 लास्ट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं इसके पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से ये हमारा भारत का मैप है, इसके जो यहाँ पर जो स्थित ये हमारी पश्चिमी घाट कहलाती है और ये हमारे पूर्वी घाट। इस पश्चिमी घाट की अगर बात करें, इसे पश्चिमी घाट भी कहते हैं या फिर इसे सह्याद्री पर्वत भी कह सकते हैं, जो कि इस प्रकार से फैले हुए हैं हमारे पश्चिम की तरफ। इसके अंतर्गत जो है ये हमारा, जहाँ से हमारी तापी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है, वहाँ पर इसका मुहाना बना हुआ है। तापी नदी के मुहाने से लेकर ये कन्याकुमारी तक समानांतर उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है। अगर इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ये 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी उत्पत्ति अरब सागर के नीचे की ओर धंसने के कारण, अगर ये घाट, अब घाट की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, ये ज़मीन ऊपर की ओर नहीं उठती है, जबकि दूसरी ज़मीन अगर नीचे की ओर धंस जाए, इसमें अरब सागर के नीचे की ओर धंसने के कारण अरब सागर का जो यहाँ पर हमारा अरब सागर स्थित है, इसका जल विस्तार नीचे की ओर होने के कारण ये हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसके कारण पश्चिमी घाट की उत्पत्ति अरब सागर के धंसने के कारण हुई है। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए पश्चिमी घाट की, तो इसकी औसत ऊंचाई 1000 से 3000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है।
ये पूर्व और दक्षिण पश्चिम में बहने वाली नदियों में, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ है जो हमारी, उसके अंतर्गत एक तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और उनकी जो सहायक नदियाँ है ये यहाँ से गुजरती है। अब पश्चिमी घाट के जो मुख्य शिखर है, अगर हम उनकी बात करें, पश्चिमी घाट के जो मुख्य शिखरों की बात करें अगर हम, तो उसमें महत्वपूर्ण शिखरों की बात करें जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है, एक तो है कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। दूसरा है हमारा पुष्पगिरी, जिसकी ऊंचाई 1714 मीटर है। तीसरा हमारा है कलसबुई, जो कि 1646 मीटर है। फिर महाबलेश्वर, जो कि 1438 मीटर ऊंचा है। ये उसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर है। अब पश्चिमी घाट दक्षिण में पूर्व घाट से मिलकर एक पर्वतीय घाट बनाते हैं जिसको नीलगिरी कहते हैं। अब जो हमारा पश्चिमी घाट यहाँ से लेकर यहाँ पर एक, और पूर्वी घाट यहाँ से मिलकर एक घाट बनाते हैं जिसे नीलगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर देखें तो डोडापेटा है। ठीक है। और अगर हम इसके अन्य, नीलगिरी के दक्षिण में पाल घाट स्थित है, और अगर पाल घाट के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ भी स्थित है, जो कि अन्नामलाई जो अनाईमुडी शिखर है जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है और वो भारतीय प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अब इसका अंतिम पॉइंट देखेंगे, पूर्वी घाट। अगर हम पूर्वी घाट के बारे में बात करें, ये तो हमारा पश्चिमी घाट था, पूर्वी घाट भी इसी तरह से ही फैला हुआ है, जो कि हमारा अंतिम पॉइंट है। पूर्वी घाट भी इसी तरह फैला हुआ है, लेकिन इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात की जाती है 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और इसके सबसे ऊंचे शिखर की बात की जाए, इसका अगर सबसे ऊंचा शिखर देखें हम, तो इसका सबसे ऊंचा शिखर आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के अरोयाकोंडा, आंध्र प्रदेश के अरोयाकोंडा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है अरायाकोंडा में इसका सबसे ऊंचा शिखर, जिसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 1680 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम इसके अन्य शिखरों की बात करें तो उसमें, जो कि इतने महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन जानकारी हो तो अच्छा ही है, जिसमें से इसके देव की मुंडा जो कि उड़ीसा में स्थित है, सिंधुराज, निमालगिरी कोरापुट में स्थित है, महेंद्रगिरी जो कि गंजम जिले में। अब पूर्वी घाट की जो चट्टान है वो कोनोडालाइट और चारकोनाइट प्रमुख है। ये सब ग्रेनाइट के प्रकार है। इसके अंदर जो ग्रेनाइट के प्रकार है उसमें कोनोडालाइट और चारकोनाइट, ठीक है। अब अगर इसकी जो ये कृष्णा नदी से लेकर चेन्नई नगर की दूरी में नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, इरामलाई श्रेणी में
फैली हुई है। हमारा पूर्वी घाट इस प्रकार फैला हुआ है। ये तो हमारे दोस्तों थे भारत के भू आकृतिक वर्गीकरण में जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत था उसके बारे में एक सामान्य सी जानकारी थी कि इसका भू आकृतिक वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो इसे हमारे भारत के भू आकृतिक वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारा एक तो प्रायद्वीपीय भारत आ गया, दूसरा हिमालय पर्वत का आ गया, तीसरा उत्तर के मैदान आ गए और चौथा हमारे तटीय मैदान और द्वीप समूह आ जाएंगे। अब इसके अंतर्गत अगर हम भारत के प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो इसे भी 8 भागों में बांटा गया है, जो मैंने आपको बारी बारी से बता दिए है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी प्रकार से और अनेक प्रकार की वीडियोज़ आपके लिए उपलब्ध कराता रहूँगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उन्हें मैं अच्छे से कवर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों। चलिए, धन्यवाद।